Hi everyone, my name is Tamana Chaudhary. Welcome to my YouTube channel. I am a physics educator for NEET UG और अगर आप NEET 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिजिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। नंबर 1, मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर जो मैंने ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चन सीरीज शुरू की है #7777 की, इसमें आप पार्टिसिपेट करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं। तो कभी भी कोई भी चैप्टर कंप्लीट करो या फिर कोई भी चैप्टर रिवाइज करो तो इन क्वेश्चन की ज़रूर से हेल्प लोगे। नंबर 2, फ्री टेस्ट सीरीज है, उसमें एनरोल कर सकते हो, उसका भी लिंक टू एनरोलमेंट इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और नंबर 3, PYQs कर लो। अगर तुम इन लास्ट के 45 डेज में इतना भी कर लेते हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इन्हीं में से आ जाएंगे, चाहे वो मेरी टेस्ट सीरीज में से आए या फिर वो मेरे ब्रेन ग्रिलर क्वेश्चंस में से आए या फिर बच्चों को PYQs का ही रेप्लिका हो। तो इन तीनों में पार्टिसिपेट करो और अपने फिजिक्स के सिलेबस को जितना जल्दी हो सकता है, अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो कवर करो, और अगर अभी तक रिवीजन नहीं खत्म हुई है तो फटाफट से रिवीजन खत्म करो। रिवीजन खत्म हो जानी चाहिए, डिटेल्ड रिवीजन, बाय द फर्स्ट और द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। बाकी अगर मानिए कोई बच्चा यहाँ पर ऐसा है जो PCB के लिए, नीट के लिए फुल मॉक टेस्ट ढूंढ रहा था OMR के साथ, तो मैं बताना चाहती हूँ मैं नीट के और टॉप एडुकेटर्स के साथ एडुकार्ट की तरफ से आप सबके लिए लेके आई हूँ 20 मॉक टेस्ट जो OMR के साथ आएंगे। बिल्कुल नीट का लेवल है, इनके अंदर क्वेश्चंस वो हैं जो नीट के एडुकेटर्स ने ही सेट किए हैं। बिल्कुल नीट का स्टैंडर्ड मैच होता है, चाहे मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूं या फिर मैं पैटर्न की बात करूं या फिर मैं असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनकी बात करूं। एवरीथिंग इज परफेक्ट। सो लेट मी बी वेरी प्रिसाइज। If you are a NEET 2023 aspirant looking for full mock test with OMR with analysis, then these are the mock test for all of you. Again, इसका जो बाय लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नंबर 1 रैंक कर रहा है पिछले 1 महीने से अमेजोन के ऊपर। सो यू कैन गेट एन आइडिया ऑफ कि कितना नीट एस्पायरेंट्स को ये जो मॉक टेस्ट है वो पसंद आए हैं, तो आप भी बाय कर सकते हैं। बाकी बच्चों, अभी अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो आज की क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट हाफ है उसको टारगेट करने वाले हैं 26 क्वेश्चंस की हेल्प से। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स होंगे वो हो जाएंगे करंट, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट कैसे चेंज इन रेजिस्टेंस लेके आते हैं कटिंग की वजह से, ट्विस्टिंग की वजह से, स्ट्रेचिंग की वजह से, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, कैसे करंट और वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, इलेक्ट्रिकल पावर, गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना। तो ये टॉपिक्स हमारी आज की क्लास पे के रहेंगे जिसके ऊपर 26 क्वेश्चन हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 जरा सा देख लीजिए। तो ऐसे PYQs है, तो ये इलेक्ट्रिकल पावर के ऊपर है, 3 रेजिस्टर गिवन है और ये पूछा हुआ है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्मल पावर डिसिपेटेड अक्रॉस A, B एंड C। तो 3 रेजिस्टर्स है, तीनों की रेजिस्टेंस गिवन है और इनके अक्रॉस पावर पूछी हुई है। अब पावर के 3 फॉर्मूलाज हैं। मेन फॉर्मूला है V मल्टीप्लाइड बाय I। अगर मैं I की टर्म्स में ना लिखना चाहूँ, सिर्फ V और R की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो V² बाय R। अगर मैं करंट और रेजिस्टेंस की टर्म्स में लिखना चाहूँ तो I² मल्टीप्लाइड बाय R। तो आज मैंने अपने प्लस कोर्स में एक्चुअली ब्रेन ग्रिलर जो क्वेश्चन PDFs, ये जो क्वेश्चन सीरीज है ये बेसिकली DPPs हैं, चैप्टर वाइज DPPs हैं जो मेरे अल्फा क्रैश कोर्स के बच्चों को मिलती है। तो आज हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट हाफ कंप्लीट किया, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट हाफ के ऊपर उनको ये DPP मिली जिनका एनालिसिस अभी यहाँ पर हो रहा है। तो मैंने उनको बिल्कुल सेम तरीके का अप्रोच बताया था कि कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना सीखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर इसकी हेल्प से बड़े क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। इनफैक्ट पिछले 1 से 2 साल में ही सेक्शन B का एक क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाली आर्म में रेजिस्टेंस डबल है तो ये वाली आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो डबल होना पड़ेगा। मतलब अगर यहाँ से करंट I जा रहा है तो ये वाला करंट 2I हो गया। मतलब ये करंट मेरे पास 3I है, ये करंट मेरे पास 3I है। सो नाउ आई हैव अ कंपैरिजन मोड of what is the kind of current which is passing across all the resistors in the terms of I। तो इसकी पावर हो जाएगी ये वाले करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस, इसकी पावर हो जाएगी ये वाले करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय इसकी रेजिस्टेंस, इसकी पावर हो जाएगी ये वाले करंट का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय दिस रेजिस्टेंस। तो कंसेप्ट बस इतना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो IR कांस्टेंट रहना चाहिए। तो नीचे वाली आर्म का करंट डबल था ना,
तो ऊपर वाली आर्म के अंदर जो करंट जा रहा है, सॉरी नीचे वाली आर्म का रेजिस्टेंस डबल था ना, तो ऊपर वाली आर्म में जो करंट है वो डबल हो गया। तो पहले वाले की पावर आ गई इतनी, दूसरे वाले की आ गई इतनी, तीसरे वाले की आ गई इतनी। तो अभी तुम लोग कंपेयर कर ही पा रहे हो कि अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पर 4 आ जाता है, यहाँ पर 2 आ जाता है, यहाँ पर 3 आ जाता है। सो 4:3 का रेशियो रहेगा। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द कंडक्टर को अगर मैं डबल कर दूं और रेडियस को आधा कर दूं तो बताओ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगी। तो रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, सो आई नो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड द एरिया, बट स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, या तो टेम्परेचर के ऊपर या फिर नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी डिमेंशंस के ऊपर नहीं डिपेंड करती। तो मानो अगर मेरे पास एक स्टील की वायर थी, अब मैं स्टील की वायर को स्ट्रेच कर दूं, ट्विस्ट कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो स्टील है तो उसकी जो रेजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। सो द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन अनचेंज्ड। ऑप्शन नंबर ए। वॉट आर किसको मेजर करता है, तो अगर मैं वॉट की बात करूं तो वो पावर हो जाता है, लेकिन ये वॉट नहीं है, ये वॉट आर है। तो वॉट आर का मतलब क्या, अच्छा यहाँ पर वॉट आर मीटर आ गया ना। मैं इसको बच्चों मैं इस क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ, मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ वॉट आर क्या है। ठीक है, तो वॉट आर देखो क्या होता है, इट इज़ बेसिकली अगर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसकी पावर 1 वॉट है, तो अगर मानो वो 1 आवर तक चले तो इसने उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई है, दैट इज़ 1 वॉट आर। तो 1 किलो वॉट आर के ऊपर बड़े फेमस तरीके के क्वेश्चन हैं। वैसे ही वॉट आर है कि अगर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसके पावर की वैल्यू है 1 वॉट, जो कितनी देर तक चल रहा है, जो 1 घंटे तक चल रहा है, मतलब 60 मिनट्स तक चल रहा है, मतलब 3600 सेकेंड्स तक चल रहा है, तो उसके अक्रॉस कितनी एनर्जी डेसिपेट हुई है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास एनर्जी आ रही है ना। सो वॉट इज गोइंग टू बी पावर, बट वॉट आर इट इज गोइंग टू बी एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, मेरे पास थिन वायर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू है 4 ओम और इसको मैंने एक सर्कल की फॉर्म में बेंड कर दिया। तो मुझसे पूछा हुआ है व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायमीटर्स। तो तुम देखो ये मेरे पास 4 ओम की रेजिस्टेंस है, तो मतलब ये वाली लेंथ में 2 ओम आ गया, ये वाली लेंथ में 2 ओम आ गया। अक्रॉस द डायमीटर पूछा हुआ है, मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पूछा हुआ है। तो तुम देखो ना 2 ओम अगर पैरेलल में हो गए तो ये मैं जानती हूँ ना 1/RP इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो मुझे यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस निकालनी है, पहले वाले की 2 है, दूसरे वाले की 2 है, तो मेरे पास RP की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 ओम। अगर मानो मैं वायर को स्ट्रेच करती हूँ सच दैट उसका जो डायमीटर है 0.25% से चेंज हो जाए, मतलब 0.25% से इंक्रीज कर जाए, तो बताओ रेजिस्टेंस में कैसा चेंज आएगा। अब कोई बच्चा सोचे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, सो रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का स्क्वायर और एरिया का स्क्वायर। तो अगर डायमीटर में 0.25% का चेंज है तो रेजिस्टेंस के अंदर 0.5% का चेंज होगा, ऐसा नहीं होगा। द रीज़न बीइंग कि आप रेजिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया तभी बोल पाएंगे अगर आप लेंथ सेम रखते हैं, लेकिन जब मैं वायर को स्ट्रेच करती हूँ तो लेंथ सेम नहीं रहती, वॉल्यूम सेम रहती है। तो मैं यहाँ पर लेंथ को अगर मैं लिख दूँ वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया, तो फिर बाद में आई कैन से रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बाय एरिया का स्क्वायर। अब वॉल्यूम सेम रहेगी तो अल्टीमेटली मेरे पास आ गया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 4। सो यहाँ पर मैं सीधा सीधा बोल सकती हूँ ना, परसेंटेज चेंज जो रेजिस्टेंस में आ रहा है इट इज नेगेटिव ऑफ द परसेंट, इट इज नेगेटिव 4 टाइम्स द परसेंटेज चेंज जो मैं यहाँ पर डायमीटर में देख पा रही हूँ। तो अगर डायमीटर 2.25% का पॉजिटिव चेंज दिखाता है तो जो रेजिस्टेंस है 1% का नेगेटिव चेंज दिखा देगा। अब इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव की टर्म्स में पूछा नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की टर्म्स में पूछा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी गिव्स में दी करेक्ट ऑप्शन। तो ये जैसे मैंने बोला चैप्टर वाइज डीपीपी है मेरे अल्फा क्रैश कोर्स की। अगर एनरोल करना चाहते हो, मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, जो क्लासेस मिस हो गई है, आई नो कुछ क्लासेस मिस हुई है, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो it is better to be late than to never come. Do you understand? So you can join the Alpha Crash course, learn the entire physics from me in 30 days. और इसके अलावा इस अल्फा क्रैश कोर्स के अंदर मैंने 11 फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किए हुए हैं इन क्लास एनालिसिस के साथ, जिसमें पोल बेस्ड सेशंस होंगे। पोल बेस्ड सेशन में आप पूरी की पूरी फिजिक्स को निपटाएंगे। हम लोग टारगेट करेंगे उन फिजिक्स के फुल मॉक टेस्ट को और क्लास के दौरान ही मैं तुम्हें एनालिसिस दूंगी। ठीक है, तो इसमें एनरोल कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस बच्चे को क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझ आया था या फिर क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ी-सी दिक्कत हुई थी कि यार ऐसे कैसे करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है, आई एम होपिंग ये वाले क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाए। तो सारे के सारे बल्ब्स आइडेंटिकल हैं, मतलब सब सारे के सारे बल्ब की रेजिस्टेंस सेम है। तो कौन-सा जो बल्ब है वो ब्राइटली ग्लो करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा ब्राइट कौन बल्ब ग्लो करेगा, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किस बल्ब की होगी? तो मैं तुम्हें बता रही हूँ। पावर को आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर के टर्म्स में लिखो और करंट निकाल लो ना। क्योंकि तुम देख पा रहे हो, अगर मानो मैं ये वाले पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो मैं हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन को टारगेट करूंगी। अभी मैं ये बोल रही हूँ कि मेरे पास हर एक बल्ब की रेजिस्टेंस मैं ऑलरेडी जानती हूँ आर है। तो जिसके अक्रॉस करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसके अक्रॉस पावर भी ज़्यादा डिसिपेट होगी। तो अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग से भी चलूँ ना, तो भाई अगर यहाँ से मानो आई करंट आ रहा है तो वो यहाँ पर दो टुकड़ों में बट जाएगा, I1 और I2 के, वेर I इज गोइंग टू बी इक्वल टू I1 प्लस I2 एंड I इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन I1 एज वेल एज I2। तो मुझे यहाँ से भी पता लग रहा है कि इसके अक्रॉस जो करंट है वो मैक्सिमम है, तो इसके अक्रॉस जो पावर डेसिपेशन एनर्जी डेसिपेशन है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, इसकी पावर मैक्सिमम होनी चाहिए। बट लेट अस टेक अ डिफरेंट अप्रोच, ओके। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को ज़रा सा देखेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, चाहे मैं ये वाली आर्म की बात करूँ या ये वाली आर्म की बात करूँ। अब यहाँ पर आर और आर 2R रेजिस्टेंस है, यहाँ पर आर रेजिस्टेंस है। तो ऊपर वाली आर्म में अगर रेजिस्टेंस डबल है तो नीचे वाली आर्म में करंट को डबल होना पड़ेगा। तो अगर मानो यहाँ से आई का करंट जा रहा है तो यहाँ से 2I का करंट चला गया। तो अब बिकॉज नाउ आई नो दिस, तो मैं तो अरेंज भी कर सकती हूँ कि किसके अक्रॉस कितनी पावर डिसिपेट हो रही है, तो उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ पर आई करंट गया, यहाँ पर आई करंट गया, यहाँ पर 2I करंट गया। आई और 2I 3I होता है, मतलब यहाँ से 3I करंट आया। तो इसके अक्रॉस करंट मैक्सिमम, तो पावर मैक्सिमम। इन दोनों के अक्रॉस करंट मिनिमम, तो इन दोनों की जो पावर है वो भी मिनिमम। मैक्सिमम पूछा हुआ था ऑप्शन नंबर ए। मानो मेरे पास एक गलवानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 25 ओम है। अब मैं इसकी शंटिंग कर देती हूँ 2.5 ओम से। तो बताओ कितना पार्ट ऑफ टोटल करंट है जो गलवानोमीटर के अक्रॉस फ्लो करेगा। तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं गलवानोमीटर की शंटिंग कर रही हूँ, इसका मतलब मैं गलवानोमीटर के पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रही हूँ। तो इसका मतलब क्या, मैं गलवानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास 25 ओम का गलवानोमीटर था, 2.5 ओम मैंने पैरेलल में लगा दिया। तो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, किसी भी चीज़ की शंटिंग करने का मतलब क्या, पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना। शंटिंग जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में लो रेजिस्टेंस से ही की जाती है। तो 25 ओम के गलवानोमीटर के अक्रॉस मैंने 2.5 ओम का क्या लगा दिया, शंट लगा दिया। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि कौन सा पोर्शन ऑफ द करंट इसके अक्रॉस जाएगा। तो बच्चों ये भी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट ही है कि अभी चाहे मैं ये वाली आर्म की बात करूं या फिर ये वाली आर्म की बात करूं, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि नीचे वाली आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो 10 टाइम्स है, तो ऊपर वाली आर्म में जो करंट है वो 10 टाइम्स होना चाहिए। मतलब यहाँ से अगर करंट आई जा रहा है तो ऊपर से जो करंट है वो 10 आई जाएगा। तो टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट हो गया 11I। तो 11I में से आई करंट जा रहा है ना गलवानोमीटर के अक्रॉस, सो द पार्ट ऑफ द टोटल करंट विच इज पासिंग अक्रॉस द गलवानोमीटर, इट इज गोइंग टू बी 1/11, ऑप्शन नंबर ए। मेरे पास IV ग्राफ है, VI ग्राफ नहीं है, मेरे पास IV ग्राफ है। और मैंने सेम रेजिस्टर के लिए इस IV ग्राफ को प्लॉट किया है, पहले T1 टेम्परेचर के लिए फिर T2 टेम्परेचर के लिए। तो हमसे पूछा हुआ है कि T1 की वैल्यू बड़ी है कि T2 की वैल्यू बड़ी है। ओके देखते हैं। तो मुझे म्यूचुअल फ्रेंड ढूंढना पड़ेगा। सो V और I को मैं रेजिस्टेंस के साथ लिंक कर सकती हूँ और रेजिस्टेंस को टेम्परेचर के साथ लिंक कर सकती हूँ। तो म्यूचुअल फ्रेंड क्या है, रेजिस्टेंस। अब जब मैं स्लोप निकालती हूँ, स्लोप इज द क्वांटिटी टेकन ऑन द वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी टेकन ऑन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर स्लोप क्या आ गया, I/V, विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। मतलब तुम लोग समझे कि जिसकी स्लोप की वैल्यू ज्यादा है वहां पर रेजिस्टेंस कम होगी। अब एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम तब होती है जब उसका टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर कम हो। क्योंकि जब मैं कंडक्टर की बात करूं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो स्लोप की वैल्यू ज़्यादा उसकी होगी जिसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम स्मॉलर टेम्परेचर के ऊपर होगी। तो मैं बोल सकती हूँ स्लोप की वैल्यू ज़्यादा जिसकी है उसका टेम्परेचर छोटा होगा। तो अब मैं स्लोप देख पा रही हूँ, इसकी फिसलन देखो और इसकी फिसलन देखो, बैठ जाओ इसके ऊपर। कहाँ पर ज़्यादा चिल्लाते हुए नीचे जाओगे, ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ज़्यादा चिल्लाते हुए नीचे जाओगे ना, इसकी स्टीपनेस ज़्यादा है, इसका स्लोप ज़्यादा है। कि दिस इज, अगर मानो मैं एंगल की टर्म्स में समझाऊँ, दिस इज द स्लोप एंगल
एंड दिस इज द स्लोप एंगल फॉर द फर्स्ट वन. तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू बड़ी है, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू छोटी है. तो इसका स्लोप बड़ा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, ये वाला टेम्परेचर छोटा होना चाहिए. T2 इज लेसर देन T1. तो मेरे पास ऑप्शन नंबर ए आ जाता है. मेरे पास एक वायर में जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो टी टाइम के साथ अगर ऐसे वेरी कर रहा है, तो बताओ करंट की वैल्यू टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड के ऊपर कितनी होगी. तो चार्ज टाइम के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रहा है, करंट की वैल्यू पूछी हुई है तो इंस्टेंटेनियस करंट पूछा हुआ है. तो तुम क्या करोगे, चार्ज की इक्वेशन की डिफरेंशिएशन कर दो, टाइम के साथ करंट की इक्वेशन आ जाती है. सो 5t² का डिफरेंशिएशन हो गया 10t, 3t का डिफरेंशिएशन हो गया 3, 1 का डिफरेंशिएशन हो गया 0. तो करंट टाइम के साथ ऐसे वेरी कर रहा है, तो करंट की वैल्यू 5 सेकेंड के ऊपर पूछी हुई है, तो टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड पुट कर दूंगे, आंसर आ जाएगा 53, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. आई का करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के अक्रॉस जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है. ठीक है. अब यहाँ पर बोला जा रहा है, मानो अब के बाद 2i का करंट फ्लो करे एक दूसरे मेटल के अक्रॉस जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल है. तो बताओ यहाँ पर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्लो करेगी. तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, डायग्राम बना दिया करो. तो ये मैंने इस तरीके से दो वायर्स बना दी, दोनों का मटेरियल सेम है, इसका मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सेम है. तो यहाँ पर करंट आई है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी है. यहाँ पर करंट 2i है, एरिया डबल है, और यहाँ पर नई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी हुई है. तो तुम करंट को लिंक करो ना. तो हमारे पास है तो इक्वेशन I इज इक्वल टू NaE VD. ई तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, तो कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है वो तो किसी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता. तो ये दोनों के लिए सेम रहेगा. सेम मटेरियल का बना हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग ये वाली वैल्यू भी सेम लेके चलेंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा हर केस में होता है, लेकिन कभी भी अगर सेम मटेरियल दिया जाए और ये ना बोला जाए कि नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पहले और दूसरे वाले के बीच में ये रिलेशनशिप है, हमेशा सेम मान के चलेंगे. तो मेरे पास आ गया करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया एंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ पर खत्म. I1/I2 इट इज गिवन बाय A1/A2 मल्टीप्लाइड बाय V1 बाय V2. तो करंट की वैल्यू पहले वाले में I है, दूसरे वाले में 2i है. पहले वाले की एरिया A है, दूसरे वाले की 2a है. पहले वाले की ड्रिफ्ट वेलोसिटी v है, दूसरे वाले की v डैश है. सॉल्व करो, v डैश की वैल्यू v के इक्वल टू ही हो जाती है. ऑप्शन नंबर सी गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन. मेरे पास एक गल्वानोमीटर है जिसकी रेजिस्टेंस 20 ओम है. मैं इसको एक एमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ जिसकी रेंज 1 एम्पियर है. लेकिन ये जो गल्वानोमीटर है ना, ये तो 1 मिली एम्पियर के ऊपर ही फुल डिफ्लेक्शन दे देता है. तो बताओ मुझे कितना रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी अगर मैं इस गल्वानोमीटर की शंटिंग करना चाहती हूँ. मतलब मेरे पास एक गल्वानोमीटर है, रेजिस्टेंस 20 ओम की है, ये 1 मिली एम्पियर के ऊपर ही फुल डिफ्लेक्शन दे देगा. लेकिन मैं इसको कन्वर्ट करना चाहती हूँ एक एमीटर में जो फुल डिफ्लेक्शन देता है 1 एमीटर के ऊपर. तो मुझे कितने रेजिस्टेंस के साथ इसको शंट करना पड़ेगा, ये मुझसे पूछा हुआ है. तो तुम देखो, यहाँ पर ये आ गया मेरे पास 20 ओम का गल्वानोमीटर, और ये आ गया वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो मुझे कनेक्ट करना पड़ा. तो मैं बोल रही हूँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट से चलो. अगर एमीटर फुल डिफ्लेक्शन 1 एम्पियर पे दे रहा है, तो एमीटर कौन है, क्या ये एमीटर है, नहीं, ये तो शंट है. क्या ये एमीटर है, नहीं, ये तो गल्वानोमीटर है. लेकिन जब गल्वानोमीटर की शंटिंग करते हैं लो रेजिस्टेंस से, तो ये मेरे पास एमीटर मिलता है. तो एमीटर वाला करंट 1 एम्पियर आ गया, गल्वानोमीटर वाला 1 मिली एम्पियर आ गया. अब ताकि मेरे लिए कंपेयर करना थोड़ा सा ज़्यादा इजी हो जाए, तो 1 एम्पियर को मैंने 1000 मिली एम्पियर बोल दिया. तो 1000 मिली एम्पियर में से अगर 1 मिली एम्पियर गल्वानोमीटर के अक्रॉस जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 999 मिली एम्पियर ऊपर वाले के अक्रॉस जाएगा. तो अब तुम, आई एम होपिंग समझ रहे हो, ऊपर वाले आर्म की, जो ऊपर वाले आर्म के अक्रॉस जो करंट है, अगर वो 999 टाइम्स ज़्यादा है ना, तो नीचे वाले आर्म में जो रेजिस्टेंस है वो 999 टाइम्स ज़्यादा होनी चाहिए. इसका मतलब 999 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर इज गोइंग टू गिव यू द, एक मिनट, यहाँ पर मेरे पास 1 मिली एम्पियर गया, यहाँ पर मेरे पास 999 मिली एम्पियर गया. तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ ऊपर वाली आर्म में अगर करंट 999 टाइम्स ज़्यादा है, तो नीचे वाले में रेजिस्टेंस 999 टाइम्स ज़्यादा है. मतलब 999 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट गिव्स मी द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर. या तो ऐसे कर लो, या तुम ऐसे भी बोल सकते हो कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज़ 999 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय आर.
इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है विच इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द गल्वानोमीटर जो 20 है, फिर भी सेम आंसर आएगा 0.02 ऑप्शन नंबर सी। आइडियल वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होती है? तो बच्चों इनफाइनाइट होती है। सबसे अच्छा वोल्ट मीटर वो होगा जिसके अक्रॉस कम से कम करंट फ्लो करे, है ना। इसी रीजन की वजह से पोटेंशियोमीटर को हमेशा वोल्ट मीटर के ऊपर प्रेफर किया जाता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर किसी भी तरीके का करंट नहीं ड्राइव करता। जो वर्किंग आर्म है वो किसी भी तरीके का करंट नहीं ड्राइव करेगी। दैट इज द रीजन द पोटेंशियोमीटर इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर द वोल्ट मीटर। लेकिन ये हमारा ऑब्वियसली बात है करंट इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट पार्ट है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड पार्ट 25 मार्च को आएगा, ठीक है। तो अपडेटेड रहना बच्चों, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं हर बार नीट के एग्जाम में। यहाँ पर ये है व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गल्वानोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर, उसकी रेंज वी होती है। अब मानो अगर मैं उसकी रेंज को डबल करना चाहती हूँ, मतलब 2v करना चाहती हूँ, तो फिर बाद में मुझे इस गल्वानोमीटर के अक्रॉस 100 ओम की जगह मुझे 1000 ओम को कनेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब मुझे यहाँ पर आर की वैल्यू पूछी हुई है, ठीक है। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देती हूँ। To double its range, a resistance of 1000 ohm is connected in series instead of R. Instead of R, तो यहाँ पर R की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन समझा देती हूँ। पहले ऐसा करते हैं, पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें फिर बच्चों थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। देखो पहले क्या हो रहा है, गल्वानोमीटर के अक्रॉस मैंने 100 ओम का जब रेजिस्टर ऐसे कनेक्ट किया, तो ऑब्वियस ही बात है जब मैं सीरीज में एक रेजिस्टर को कनेक्ट करती हूँ, जब मैं सीरीज में एक रेजिस्टर को कनेक्ट करती हूँ गल्वानोमीटर के, तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर की रेंज भी दी हुई है, मतलब मानो अगर यहाँ पर आई का करंट फ्लो करता है ना, तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है आई मल्टीप्लाइड बाय आर जी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है 100 मल्टीप्लाइड बाय आई, ये वाली वैल्यू वी होती है। तो मैं आई की वैल्यू ऐसे लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर बोला हुआ है कि अगर मानो मैं इसकी रेंज को डबल करना चाहती हूँ, तो अ रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज। ध्यान से देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ 1000 ओम इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, डबल होगी। मतलब अब ये पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 वोल्ट है। मतलब अब की बार अगर यहाँ से आई का करंट जाएगा, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो आया मेरे पास आई मल्टीप्लाइड बाय आर जी, इसके अक्रॉस जो आया 1100 मल्टीप्लाइड बाय आई, तो ये पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस 2v है। तो मानो अगर मैं यहाँ पर आई को लिखना चाहूँ, इट इज़ 2v डिवाइडेड बाय आर प्लस 1100। दोनों को इक्वलाइज कर दो, दोनों को इक्वलाइज कर दो, तो आर की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 900 ओम। ऑप्शन नंबर सी गिविंग में द करेक्ट ऑप्शन। मानो अब की बार मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग करती, समझे ना। मतलब पहले मेरे पास पहले मेरे पास गल्वानोमीटर है, 100 ओम का रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया तो रेंज वी है। अभी इसी कॉम्बिनेशन के अक्रॉस 1000 का रेजिस्टर और कनेक्ट कर दिया, तो अब जो रेंज है मेरी डबल हो गई। तो पहले आई वॉज इक्वल टू करंट वुड हैव बीन इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो करंट है इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू रेंज डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस प्लस इसकी रेजिस्टेंस। दोनों करंट को अगर मैं इक्वलाइज कर दूं तो आर की वैल्यू 900 आ जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अब मैं तुम्हें ये बोल रही थी, मान लो अब की बार अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट करती कि मैं तुम्हें ये बोलती कि मेरे पास एक गल्वानोमीटर है और जब मैं इसके अक्रॉस 100 ओम को कनेक्ट कर रही हूँ तब इसकी रेंज वी है, और जब मैं 100 ओम की जगह 1000 ओम को कनेक्ट करती हूँ तब उसकी रेंज डबल हो जाती है, तब आर की वैल्यू कुछ और आएगी। क्योंकि यहाँ पर पहले वाले केस में आई वो करंट है जिसकी वजह से वी का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आर और 100 के अक्रॉस। फिर आई का करंट वो है जिसकी वजह से 2v का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा आर और 1000 के अक्रॉस। तो अब इन दोनों को इक्वलाइज करोगे तो आर की वैल्यू मेरे पास 800 आएगी। सो इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन। तो जिस हिसाब से अगर मानो मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई ना करूं, तो ऑब्वियस सी बात है हम यही अज्यूम करेंगे कि 100 ओम के और हम लोगों ने साइड पे 1000 ओम लगा दिया, ठीक है। तो वो वाले केस में ऑप्शन नंबर सी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। अगर इंस्टेड पूछा जाता कि गल्वानोमीटर के अक्रॉस 100 ओम का रेजिस्टेंस लगा रही हूँ तो रेंज इतनी है, 100 की जगह 1000 लगा रही हूँ तो रेंज फिर डबल हो गई, वो वाले केस में वैल्यू बी आ जाती, ठीक।
ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन है, आर की वैल्यू 100 हमारे पास यहाँ पर कैसे आई थी। बस करंट को इक्वलाइज किया है और मैंने कुछ नहीं किया। 14th क्वेश्चन, वी आई ग्राफ गिवन है एक पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, एक सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो मुझसे ये पूछा हुआ है, बताओ कौन सा जो ग्राफ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो बताओ, मानो मैं 2 रेजिस्टर लेती हूँ, इन जनरल 2 रेजिस्टर लेती हूँ, सीरीज में नेट रेजिस्टेंस 2R मिलेगी, पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस R/2 मिलेगी। तो मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर मानो मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को ढूंढ रही हूँ ना, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू मुझे कम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर जो स्लोप है इट इज़ V/I, स्लोप ही रेजिस्टेंस है। तो जिसकी स्लोप कम है उसकी रेजिस्टेंस कम होगी, और जिसकी रेजिस्टेंस कम है वही पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो तुम देखो, इसकी स्लोप ज़्यादा है, इसकी स्लोप कम है, तो मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसकी रेजिस्टेंस कम है, तो ये मेरे पास सीरीज हो गया, ये मेरे पास पैरेलल हो गया। तो पैरेलल पूछा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास एक सर्किट है ना। अब यहाँ पर ये बोला हुआ है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस आर, जो यहाँ पर कनेक्टेड है। अगर जो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट के बीच में है, पी और क्यू के बीच में, यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस पी और क्यू के बीच में है उसकी वैल्यू भी आर है। तो मैंने क्या किया ना, मैं ऑब्वियस सी बात है इसकी नेट रेजिस्टेंस को आर के इक्वल टू सब्सटीट्यूट कर दूंगी, तो मेरे पास आर की वैल्यू यहाँ से भी 3 आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी मेरे पास आर की वैल्यू 3 आ जाती है। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन देखो वहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। ईजिएस्ट वे ये है कि अगर इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है और ये 3 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस की वैल्यू R-3 होनी चाहिए थी। ये लिखा हुआ है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू R-3 होनी चाहिए। अब इसकी नेट रेजिस्टेंस को ढंग से लिख लूँ, तो ये तो मेरे पास आ गया 3+R, 3+R और 10 पैरेलल में है, तो ये मेरे पास नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई। हाँ जी, नेट रेजिस्टेंस कितनी आ गई, 3+R मल्टीप्लाइड बाई 10 डिवाइडेड बाई 3+R प्लस 10, ये नेट रेजिस्टेंस आ गई। तो इसके बीच में नेट रेजिस्टेंस आ गई इतनी, विच इज इक्वल टू R-3। अब आगे रीअरेंजमेंट है, ये देखिए रीअरेंज करके R² की वैल्यू 9 आ जाती है, तो R की वैल्यू 3 आ जाती है। नेक्स्ट, मेरे पास 3 बल्ब हैं जो इस तरीके से कनेक्टेड है मेन सप्लाई के अक्रॉस। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि बल्ब 1 की ब्राइटनेस कैसे चेंज होगी अगर मानो मैं B2 को या फिर B3 को डिस्कनेक्ट कर देती हूँ सर्किट से। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि इससे B1 को क्या फ़र्क पड़ेगा। तो करंट की टर्म्स में आंसर करे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि भाई देखो इसकी रेजिस्टेंस जो पहले थी वही रेजिस्टेंस बाद में भी रहेगी। तो मानो अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट करने से सर्किट के अंदर करंट को कम कर देती हूँ, तो इसके अक्रॉस करंट कम जाएगा, इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। अगर मैं इसको हटाने से बाय चांस सर्किट के अंदर करंट को बढ़ा रही हूँ, तो इसके अक्रॉस करंट बढ़ेगा, इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। और मानो अगर मैं इसको हटाने से करंट में कोई चेंज लेके नहीं आ रही हूँ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज लेके नहीं आ रही हूँ, तो इसकी ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। तो तुम देखो ना, इसकी रेजिस्टेंस R, इस बल्ब की रेजिस्टेंस R, इस बल्ब की रेजिस्टेंस R, है ना। मतलब अभी के लिए इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेजिस्टेंस है इट इज़ R/2। अब जैसे मैं ये बल्ब को हटा देती हूँ, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में जो इनिशियल रेजिस्टेंस मेरे पास R/2 थी, अब वो क्या बन जाती है, R हो जाती है। क्योंकि पहले नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का था, R और R पैरेलल में थे, तो पहले इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस R/2 था। अब इसको हटाने से इन दोनों पॉइंट के बीच में नेट रेजिस्टेंस R हो गई। तो इसके यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो नेट रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ गई, तो अब सर्किट के अक्रॉस कम करंट फ्लो करेगा। तो अब अगर इसके अक्रॉस कम करंट फ्लो करेगा, तो ऑब्वियसली बात है नाउ दिस इज गोइंग टू ग्लो डिमर। अब ये उतना ब्राइटली ग्लो नहीं कर पाएगा जितना पहले कर रहा था। ऑप्शन नंबर बी, बल्ब B1 बिकम्स डिमर। इलेक्ट्रिकल ड्रिफ्ट स्पीड बहुत ज़्यादा छोटी होती है, और जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है। तो हम ऐसा कैसे देख पाते कि बहुत ज़्यादा करंट हमें कंडक्टर में देखने को मिल जाता है। तो तुम देखो ना, करंट इज इक्वल टू NaEVd। ठीक है, माना ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, 10⁻⁻19 में है। ये वाली वैल्यू भी बहुत छोटी है, मान लेते हैं mm/s में, मिलीमीटर पर सेकेंड में।
लेकिन कंडक्टर के अंदर ये वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है कि वो ओवर पावर कर लेती है कम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को और कम वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी को. सो बिकॉज ऑफ द enormous इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी इन अ कंडक्टर, despite of the lesser electronic charge and the lesser drift velocity, there is an enormous current in a conductor. ये एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है. एक्सरसाइज क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी. यहाँ पर ये बोला हुआ है कि P से लेके Q तक के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को निकालो. तो बहुत इजी, ये तो ओम्स लॉ है कि भाई देखो, जो पोटेंशियल डिफरेंस P से लेके Q तक जाने में आया है, इट इज इक्वल टू P से लेके Q तक कितना करंट गया है, दैट इज 0.5 एम्पियर, मल्टीप्लाइड बाय P से लेके Q तक की रेजिस्टेंस कितनी है. तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट को निकालने का. तो यहाँ से लेके यहाँ तक नेट रेजिस्टेंस निकालनी है. 6 और 6 सीरीज में है, ये हो गए 12. 12 और 6 अब पैरेलल में है. तो देखो 1/r इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, ये वाली r की वैल्यू आ जाती है 4. तो अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम. 6 6 6 पैरेलल में है, तो ये हो गया मेरे पास 3 ओम, सॉरी ये मेरे पास हो गया 2 ओम. और उसी तरीके से अगर 2 ओम और 4 ओम मेरे पास सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस होगी 6. तो 6 की नेट रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर 0.5 एम्पियर का करंट फ्लो करता है, तो V इज इक्वल टू IR करके ही 0.5 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 6 ओम करके ही मैं आंसर निकाल सकती हूँ कि P से लेके Q तक जाने में पोटेंशियल ड्रॉप 3 वोल्ट का आ गया. ऑप्शन नंबर सी. ऐसा क्वेश्चन कुछ हम लोग कर चुके हैं. मानो मेरे पास एक वायर हो जिसकी रेजिस्टेंस R है, मैंने इसको एलोंगेट कर दिया n फोल्ड टू मेक अ न्यू यूनिफॉर्म वायर. मतलब मैंने क्या किया, बेसिकली स्ट्रेच कर दिया उसको, n टाइम्स उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर दी, और अब मेरे पास एक नई वायर है जिसकी लेंथ बड़ी है, लेकिन ऑब्वियसली बात है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होगा बिकॉज वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि मैंने सेम वायर से ही न्यू वायर बनाई है. तो ऑब्वियसली बात है वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट. तो अगर मैंने लेंथ को n के फैक्टर से बढ़ा दिया तो एरिया n के फैक्टर से कम हो गया होगा. तो यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि अगर इनिशियली रेजिस्टेंस की वैल्यू R थी तो नई रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है. तो तुम देखो ना, लेंथ n के फैक्टर से इंक्रीज हो गया तो तब रेजिस्टेंस n के फैक्टर से इंक्रीज हुआ, एरिया n के फैक्टर से डिक्रीज हुआ तब रेजिस्टेंस n के फैक्टर से इंक्रीज हुआ. तो रेजिस्टेंस अगर 2 बार n के फैक्टर से इंक्रीज कर रहा है, मतलब अगर इनिशियल रेजिस्टेंस R था तो फाइनल रेजिस्टेंस n² टाइम्स ऑफ R हो जाएगा. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मानो अगर n नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है वायर में, E इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम है, एंड m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं. तो यहाँ पर वैसे तो ये डायरेक्ट है, लेकिन हम लोग डेरिवेशन के बारे में बात कर सकते हैं थोड़ी सी, क्योंकि तुम्हें कभी भी याद नहीं रखना है. तुम्हें बस इतना याद होना चाहिए करंट इज इक्वल टू NA/EVD, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में लिखा जाता है. अब मैं यहाँ पर, मेरे पास करंट की इक्वेशन है और मैं यहाँ से रेजिस्टेंस निकालना चाहती हूँ, तो मुझे V लेके आना पड़ेगा. पोटेंशियल ड्रॉप में इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाल सकती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख सकती हूँ. तो पहले मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलैक्सेशन टाइम डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन. अब इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख दिया एज इक्वल टू, ठीक है, ये जो बच्चों मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको मैंने लिख दिया एज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द वायर. तो तुम देख पा रहे हो I इज इक्वल टू समथिंग मल्टीप्लाइड बाय V. सो V इज इक्वल टू IR होता है, सो I इज गोइंग टू बी इक्वल टू V/R. So if I'm saying that I is equal to V multiplied by something, then that something is 1/R. तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है 1/R है, तो R की वैल्यू आ गई mL/n² टाउ. ये आ जाता है तो बच्चों फिर हम लोग यहाँ से कंडक्टेंस भी निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस का इनवर्स, रेजिस्टिविटी भी निकाल सकते हैं, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया. तो ये जो मेरे पास पूरा का पूरी जो ये चीज़ बच गई वो क्या है, दिस इज रेजिस्टिविटी. नेक्स्ट, अगर मानो मैं 25 वॉट और 100 वॉट को एक साथ सीरीज में ज्वाइन करती हूँ मेन सप्लाई से, तो कौन सा बल्ब ब्राइटर ग्लो करेगा. तो ये मेरे पास 2 बल्ब हैं, इनकी रीडिंग मेरे पास गिवन है, एक पहला 25 वॉट का है, दूसरा 100 वॉट का है. ठीक है, तो कभी भी अगर रीडिंग का पोटेंशियल ना गिवन हो ना, तो रीडिंग का पोटेंशियल इंडिया के लिए हमें, और हम ऑब्वियसली बात है इंडिया में रह रहे हैं, तो रीडिंग का पोटेंशियल हमेशा 220 वोल्ट होगा. तो ये पहले वाली बल्ब की रीडिंग है, ये दूसरे वाली बल्ब की रीडिंग है.
इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 220 है और ये इतनी की पावर एग्जिबिट करिए, नहीं। तो मेरे पास ये मैंने मेन सप्लाई से इसको कनेक्ट कर दिया। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, मुझसे पूछा जा रहा है कौन सा बल्ब ब्राइटली ग्लो करेगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन करंट है। इसके अक्रॉस भी आई का करंट फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस भी आई का करंट फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं पावर को लिख दूं एज इक्वल टू आई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर, तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वो ज़्यादा ग्लो करेगा, वो ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेगा। तो पहले वाले की रेजिस्टेंस रीडिंग से निकाल लूंगी, दूसरे वाले की रेजिस्टेंस रीडिंग से निकाल लूंगी। तो ऐसे बोल सकते हैं ना, पावर ऑफ द रीडिंग इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ द रीडिंग का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। तो रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब पहले वाले के लिए निकाल दूं तो 220 का स्क्वायर बाय 25, दूसरे वाले के लिए 220 का स्क्वायर बाय 100। तुम देख पा रहे हो इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस पावर भी ज़्यादा होगा, तो इसके रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो इसके अक्रॉस ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा। ऑप्शन नंबर ए गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास कॉपर वायर्स हैं जिनका मास का रेशियो ये है, लेंथ का रेशियो ये है, तो बताओ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का रेशियो कितना होगा। सो डोंट बी वेरी क्विक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो मैं तुम्हें बड़ी बेसिक सी चीज़ बताती हूँ, प्रोपोर्शनैलिटी सिर्फ तभी डिफाइन की जा सकती है अगर उसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो कांस्टेंट है। जैसे कि मैं अभी मानो मैं ये बोलूँ दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, आई कैन यूज दिस इक्वेशन, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, है ना। कि मानो मैं तुम्हें बोलती हूँ दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एम एल बाई एन ए ई स्क्वायर टाउ, है ना। सो दिस इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस। अब मैं यहाँ पर बोल रही हूँ मेरे पास लेंथ का कंपैरिजन है, लेकिन क्या मेरे पास कोई भी एरिया का कंपैरिजन है, नहीं है। तो मैं सीधा सीधा ये नहीं बोल सकती दैट रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, है ना, क्योंकि और जो सारी टर्म्स थी इक्वेशन में वो कांस्टेंट नहीं थे। तो अभी मैं सूद बूद से अगर चलूँ तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये है, रेजिस्टिविटी पहले और दूसरे वाले केस में सेम रहे, पहले दूसरे और तीसरे केस में सेम रहेगी क्योंकि कॉपर वायर्स हैं, तो ये तो सबके लिए सेम है। सो रेजिस्टेंस अभी तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। एरिया क्या सेम है, नहीं। वॉल्यूम का क्या सेम है, हमें तो ये भी नहीं पता वॉल्यूम सेम है कि नहीं है। तो एक एक करके चलते हैं। पहले मैं ऐसे करती हूँ, एरिया को वॉल्यूम की टर्म्स में लिख दूँ तो यहाँ पर आ जाता है एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो किसने बोला वॉल्यूम सेम है, किसी ने भी नहीं बोला। वॉल्यूम को लिखोगे मास बाय डेंसिटी तो यहाँ पर एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी आ जाता है, यहाँ पर मास चला जाता है। डेंसिटी तो दोनों की सेम है, दोनों कॉपर है। अब ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी में डिफाइन कर सकती हूँ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द मास। ये प्रोपोर्शनैलिटी नहीं डिफाइन कर सकते थे क्योंकि दोनों की एरिया अलग है। मतलब मैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल नहीं बोल सकती थी बिकॉज एरिया अलग है। एरिया को वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर भी नहीं बोल सकती थी बिकॉज वॉल्यूम अलग है। तो वॉल्यूम को भी फिर मास और डेंसिटी की टर्म्स में लिखा। तो अब की बार रेजिस्टिविटी भी दोनों की सेम है, डेंसिटी भी दोनों की सेम है, तो ये वाली प्रोपोर्शनैलिटी अब मैं डिफाइन कर सकती हूँ। सो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 इज गोइंग टू बी एल स्क्वायर बाय एम का रेशियो, पहले वाले के लिए, दूसरे वाले के लिए, तीसरे वाले के लिए। तो ये मेरे पास लेंथ का रेशियो है 5:3:1, तो उसका स्क्वायर आ गया न्यूमरेटर में। मासेस का रेशियो ये है तो 135 आ गया। इसको सॉल्व करने से ऑप्शन नंबर डी गिव्स में द करेक्ट ऑप्शन। मेरे पास दो बल्ब हैं, पहला बल्ब है ये, अच्छा मेरे पास दो बल्ब है, पहला बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये है, ठीक है। मैंने इनको एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और एक ऐसी सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जो 250 वोल्ट का है। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द टोटल पावर इन ईच ऑफ द केस। ईच ऑफ द केस का मतलब, अच्छा पहले बच्चों हम लोगों ने इसको सीरीज में कनेक्ट किया है, बाद में पैरेलल में कनेक्ट किया है, और दोनों केसेस में नेट पावर पूछी हुई है। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, it does not depend on the scenario. The power which is shown by the circuit will always be power shown because of the one component plus the other component plus the other component plus the other component. Powers are always added. If I'm saying कि इसके अक्रॉस इतनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है एक सेकंड में और इसके अक्रॉस इतनी एनर्जी डेसिपेट हो रही है एक सेकंड में, तो एनर्जी का लॉस एक दूसरे को कैंसिल आउट थोड़ी करेगा, हमेशा ऐड अप होगा। जैसे एरर्स हमेशा ऐड होते हैं, तो जो एनर्जी यहाँ पर डेसिपेट हो रही है वो भी हमेशा ऐड होगा। तो मतलब मुझे अभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि दी ये इजी तो है, पहले वाला एक मिनट, पहले वाला, अच्छा ये दोनों बल्ब्स का नेचर मेरे पास सेम है, ठीक है ठीक है ठीक है।
तो मैं बोल रही हूँ कि पहले हम इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, फिर हम लोग इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सबसे पहले सीरीज वाला कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ये इनकी रीडिंग है 250 वोल्ट 100 वॉट। इसका मतलब ये नहीं है कि पावर इतनी एग्जिबिट कर रहा है। ये इतनी पावर तभी एग्जिबिट करेगा जब बल्ब के अक्रॉस इतना पोटेंशियल है। तो मानो अब की बार अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, तो आई नो इसकी जो रेजिस्टेंस है इसकी वही रेजिस्टेंस है। तो जो 250 वोल्ट है इसके अक्रॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 125 वोल्ट, यहाँ पर आ जाएगा 125 वोल्ट। तो अब इस बल्ब के अक्रॉस जब मैं 250 वोल्ट लगा रही हूँ तब इतनी पावर शो कर रहा है। तो अब मुझे बस ये देखना है कि अगर इसके अक्रॉस में 125 वोल्ट लगा दूं तो ये कितनी पावर एग्जिबिट करेगा। तो मैं ये बोल सकती हूँ ना कि देखो, पावर रीडिंग ऑफ द पावर इज इक्वल टू रीडिंग के पोटेंशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। एक्चुअल पावर इज गोइंग टू बी इक्वल टू एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। सो अगर मानो मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये आ जाता है ना कि पावर एग्जिबिटेड डिवाइडेड बाय द पावर ऑफ द रेटिंग is equal to actual potential difference across the bulb divided by the potential written on the rating of the bulb का स्क्वायर। या फिर तुम इसको मतलब थोड़ा कैजुअल वे में अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि चाहे मैं इसके अक्रॉस 250 वोल्ट लगाऊं या 125 वोल्ट लगाऊं, इसके रेजिस्टेंस सेम है। सो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी का स्क्वायर। तो अगर मैं 250 से 125 तक आ रही हूँ तो मैं पोटेंशियल को आधा कर रही हूँ। मतलब ये मेरे पास 1/4 हो गया, तो पावर 1/4 हो गई। तो अगर 250 वोल्ट को लगाने से ये 100 वॉट शो करता, यहाँ पर ये 25 वॉट शो करेगा, उसी तरीके से ये भी 25 वॉट शो करेगा। तो ये मेरे पास क्या आ गया, सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी पावर शो कर रहे हैं, 50 वॉट। तो ऑप्शन नंबर बी भी आ सकता है, ऑप्शन नंबर डी भी आ सकता है। उसी तरीके से जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाती हूँ तो इनकी रीडिंग है 100 वॉट 250 वोल्ट। मतलब अगर मैं इनके अक्रॉस 250 वोल्ट लगाती हूँ तो इनकी पावर 100 आएगी। तो यहाँ पर देखो 9, इसके अक्रॉस भी 250 है, इसके अक्रॉस भी 250 है, तो इसकी पावर भी 100 है, इसकी पावर भी 100 है। तो मुझे यहाँ पर पावर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितने मिल रही है, 200 वॉट। विच ऑफ द ऑप्शंस गिव्स मी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। रिकैप देख लेना इसका एक और बार। In a wire of cross-sectional area with radius r, free electrons have drift velocity v and I is flowing across it. तो बताओ किसी और वायर में करंट की वैल्यू कितनी होगी जिसका रेडियस आधा है लेकिन सेम मटेरियल का बना हुआ है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया, करंट इज इक्वल टू NaEVD। ये दोनों में सेम है क्योंकि नहीं गिवन है कि अलग है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू सेम, सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। I1 by I2 it is equal to area 1 by area 2 multiplied by velocity 1 by velocity 2। तो इन्होंने बोला हुआ है कि पहले वाले में जो करंट है उसकी वैल्यू I है, दूसरे वाले के करंट की वैल्यू हमें निकालनी है। पहले वाले का देखो दूसरे वाले का जो रेडियस है वो आधा है, मतलब दूसरे वाले की एरिया 1/4 है, तो ये वाली एरिया A हो गई, तो ये वाली वैल्यू A/4 हो गई। पहले वाले केस में वेलोसिटी v है, ये वाली वेलोसिटी मेरे पास 2v है। तो यहाँ से I2 की वैल्यू निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू I2 की वैल्यू निकालोगे, इट इज I1 डिवाइडेड बाई 2, ऑप्शन नंबर सी। ढंग से ऐसे भी कर सकते हो, पहले वाले में जो करंट है इट इज नंबर डेंसिटी, पहले वाले की एरिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दूसरे वाले केस में जो करंट है इट इज नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले की एरिया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करो एक बार दोनों को डिवाइड, तो हमारे पास आएगा ना I बाई I डैश इज गोइंग टू बी 2, I डैश इज गोइंग टू बी इक्वल टू I/2। ऐसा क्वेश्चन बच्चों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था जिसमें रेशियो 4:2:3 आया था। ये देख लो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में पूछी हुई है, ठीक है। तो तुम लोग नोडल एनालिसिस करेंगे कि ये अगर A पॉइंट है, ठीक है, तो A पॉइंट एक अलग C पॉइंट से कनेक्टेड है और एक अलग D पॉइंट से कनेक्टेड है। जो B पॉइंट है वो भी C पॉइंट से कनेक्टेड है और D पॉइंट से कनेक्टेड है और C और D भी कनेक्टेड है। तो मैंने इसको एक ढंग के फिगर में बना दिया कि ये मेरे पास A पॉइंट है, ठीक है, ये मेरे पास D पॉइंट है
ये मेरे पास सी पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है। अब ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी हुई है। सो दिस इज अ बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, कि ये वाले आर्म और ये वाले आर्म में एक ब्रिज है, लेकिन ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड में जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है और ब्रिज के राइट हैंड साइड में जो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो ऐसे केस में यहाँ पर करंट फ्लो नहीं करता, तो ये वाली रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते हुए भी। तो ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 6। तो ऊपर आ गया 12, नीचे आ गया 6। सो 1/R इक्विवेलेंट इट इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करो, 4 आ जाता है। तो ये है बच्चों हमारे क्वेश्चन। जैसे तुम लोग देख पा रहे हो आज की क्लास में सेल के ऊपर क्वेश्चन नहीं थे, पोटेंशियोमीटर पे नहीं थे, मीटर ब्रिज के ऊपर नहीं थे, कार्बन रजिस्टर के ऊपर नहीं थे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के ऊपर नहीं थे, किरचॉफ के ऊपर नहीं थे। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग क्लास 2 में करने वाले हैं। इनफैक्ट जो बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के ऊपर क्वेश्चंस हैं वो ब्रेन ग्रिलर के सेकंड सीरीज में आएंगे। मतलब ब्रेन ग्रिलर के ऊपर जो दूसरा सेगमेंट आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2, वो उसका पार्ट रहेंगे। आई एम होपिंग आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए हो। अगर ये क्वेश्चन पसंद आए हैं तो एक बार #7777 कमेंट सेक्शन में हो जाए। The 7777 question series continues. That is all everyone. Like the video if you have liked the questions, और मैं इसी तरीके से तुम्हारे पूरे के पूरे फिजिक्स सिलेबस को बिल्कुल टॉप क्वेश्चंस के साथ हेल्प करूंगी तुम्हारी चैप्टर वाइज रिवीजन में along with the best questions. Thank you so much. Bye bye.